दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 30th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। हमने ये देखा था कि कई बार हमारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान होता है और कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। उसके लिए हमने दो रिलेशन को एक्सप्लॉइट किया था। एक रिलेशन थी dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, एक हमारे पास ये रिलेशन थी, और एक रिलेशन थी E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड v, इसी से डिराइव हुई थी ये रिलेशन। ठीक है, इस तरह से आप ये दो रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए चीजों को एक दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड आसान होती है तो कैलकुलेट करके फिर ये रिलेशन निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, और कई बार पोटेंशियल निकालना आसान होता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं होता भाई, डायरेक्शन कोई रोल प्ले नहीं करती है। पोटेंशियल निकाल के फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ग्रेडियंट लेके। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। आई होप आपको वो अंडरस्टैंडिंग बनी उसकी, और हमने फिर डाइपोल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ और चीजों को समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के। तो जरा देखिए, ये अगर मैं रिलेशन पे ध्यान दूं, इस रिलेशन पे, तो ये रिलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहां से हम एक और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, एक और कंसेप्ट सीख सकते हैं, और वो ये है कि सोचिए मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, वो बाहर की तरफ होंगी भाई, रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो मैं जरा उनको ड्रॉ कर देता हूं। हर दिशा में इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी, रेडियली आउटवर्ड रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर किसी r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख भी रहे हो तो वो बनेगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी r डिस्टेंस अवे, रेडियली आउटवर्ड। अब जरा देखिए, इसके चारों तरफ अगर मैं कोई इमेजिनरी एक सरफेस ले लूं, एक स्फेरिकल सरफेस, सोचिए मैंने ऐसा कोई स्फेरिकल सरफेस ले लिया इसके चारों ओर। ठीक है, और इस सरफेस पे मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं P, और किसी दूसरे पॉइंट Q पे मूव कर रहा हूं, किसी पॉइंट P से दूसरे पॉइंट Q पे मूव कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो भी आप पाथ लोगे P से Q पे इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रहते हुए, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे उस पाथ के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप जरा समझिए, ये मेरे पास एक स्फीयर है और आप इमेजिन कीजिए कि इसका जो सेंटर है उस पे कोई Q चार्ज रखा हुआ, कोई पॉइंट चार्ज Q हमने रख दिया है। मैं इसको जरा ओपन करता हूं, इसका सेंटर यहां पे है, तो यहां पे आप क्या करोगे, कोई Q चार्ज को रख दो और इसको ऐसे बंद कर दो। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस तरह का कोई स्फीयर ले लिया है। ठीक है, अब ये इस स्फीयर की जगह पे ये आ गया और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस स्फीयर के ऊपर कोई पॉइंट लूं P, कोई P पॉइंट लूं, और कोई मैं Q पॉइंट ले लूं, यहां पे मेरा Q पॉइंट है और यहां पे मेरा P पॉइंट है। अब मैं P से Q पे आ रहा हूं, कोई भी पाथ से आ जाओ आप Q पे, चाहे आप ऐसे आके ऐसे आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप P पॉइंट से क्या आ रहे हो, आप Q पॉइंट पे आ रहे हो। यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पाथ के थ्रू आ रहे हो। इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, चाहे ये वाला पाथ ले लो, चाहे ये वाला टेढ़ा मेढ़ा पाथ ले लो, कोई भी लो, जो पाथ है P से Q पे, इस पाथ पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपका जो स्मॉल लेंथ है dl और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगी, परपेंडिकुलर आएंगी। इसका मतलब अगर आप स्फेरिकल सरफेस पे रहते हुए P पॉइंट से Q पॉइंट पे आ रहे हो, P पॉइंट से Q पॉइंट पे आ रहे हो वाया डिफरेंट पाथ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जो मेरी dl है और जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूं, इसको जरा प्रॉपर्ली समझ लीजिए। मैं थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेता हूं इस बार। सोचिए मेरे पास जो है वो P पॉइंट यहां पे है और Q पॉइंट मेरा यहां पे, थोड़ा आसान लेते हैं, और आप P से Q पे ऐसे आ रहे हो, तो यहां पे dl आपका नीचे की तरफ है। स्मॉल लेंथ भी अगर आप लोगे तो ये मेरी dl बनेगी। तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड है और dl मेरा नीचे की तरफ है। तो हर पॉइंट पे जो dl है सरफेस पे रहते हुए अगर आप चल रहे हो
तो आपका जो डीएल बनेगी, कोई भी उस पाथ पे स्मॉल लेंथ ले लो डीएल, उसकी जो डायरेक्शन होगी और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा उस स्मॉल लेंथ चलने में, जो चेंज इन पोटेंशियल बनेगा वो आपका बनेगा ई डॉट डीएल, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए इस सरफेस पे, तो चेंज इन पोटेंशियल स्मॉल लेंथ डीएल चलने में 0 आएगा। अब ऐसी ऐसी डीएल आप बहुत सारी चल सकते हो, ऐसी ऐसी डीएल कितनी सारी है, इस पूरे पाथ को ब्रेक कर लो, डीएल 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 स्मॉल लेंथ में, हर डीएल में जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो इस पी पॉइंट से इस क्यू पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। ठीक बात है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो, कोई भी सरफेस, ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, उस सरफेस पे अगर आप चल रहे हो तो आपका पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा, और उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उस सरफेस को हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उस सरफेस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे बराबर रहेगा, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम यहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर रहे हैं। इक्वी पोटेंशियल का मतलब है वो सरफेस जिसमें पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो। तो अगर आप उस सरफेस के ऊपर पी पॉइंट से क्यू पॉइंट चलोगे तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा, चेंज इन पोटेंशियल इज 0। चेंज इन पोटेंशियल 0 होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए पाथ लेंथ के, या पाथ पे जो भी आप पाथ चल रहे हो उस पाथ पे स्मॉल लेंथ अगर डीएल ले रहे हो कहीं पे भी, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डीएल के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि मैंने कैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन किया है। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है उस सरफेस पे पोटेंशियल एक तो बराबर होता है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब जैसे कि कंडक्टर लीजिए, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हमारा जैसे कोई कंडक्टिंग मैंने सरफेस ले लिया, कोई सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस या कोई भी सरफेस ले लो, चलो कंडक्टिंग सरफेस है। इस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर अगर मैं इसके वॉल्यूम के अंदर की बात करूं तो अंदर जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर मैं कोई रीजन ले लूं, चलो कोई सॉलिड स्फीयर ले लो ना, चलो ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, सोचिए अब इस सॉलिड स्फीयर के अंदर पूरा कंडक्टिंग हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी अप टू इसका सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। तो अगर मैं इसके अंदर रहते हुए कोई भी पॉइंट ए से बी पॉइंट पे चलूं, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल मेरा 0 आएगा क्योंकि ई की वैल्यू ही 0 है, तो चेंज इन पोटेंशियल मेरा 0 आएगा। इसका मतलब कंडक्टर पे हर पॉइंट पे, कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब फिर तो सरफेस पे भी ऐसा ही होगा क्योंकि सरफेस भी तो कंडक्टर का पार्ट ही है। तो इसका सरफेस पे अगर आप यहां से यहां पे चल रहे हो क्योंकि आप कंडक्टर के सरफेस पे हो, तो आपका जो पोटेंशियल है वो दोनों पॉइंट पे सेम रहेगा। कंडक्टिंग सरफेस ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई तो कंडक्टर के अंदर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप चलते हो तो आपका पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो पूरे का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, पूरे का पूरा कंडक्टर एक ही पोटेंशियल पे है। अब पूरे के पूरा कंडक्टर जब मैं बोल रहा हूं तो उसका सरफेस भी उसके अंदर आ जाता है, आउटर सरफेस। तो इसका मतलब कंडक्टर का आउटर सरफेस भी सेम पोटेंशियल पे होगा जो उसके अंदर का जो सरफेस होगा, अंदर का जो रीजन होगा वो जिस पोटेंशियल पे होगा उसी पोटेंशियल पे उसका आउटर सरफेस भी होगा कंडक्टर का। चाहे वो कंडक्टर स्फीयर हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो इसका मतलब अगर कंडक्टर के ऊपर मैं कोई चार्ज दे दूं तो जो उसके कंडक्टर के सरफेस से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि मैंने ये सरफेस ले लिया, सोचिए, और मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज दे दिया, तो चार्ज कहां पे लाई करेगा बताओ, चार्ज तो सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होगा, अंदर तो चार्ज आएगा नहीं, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज सरफेस पे ही आएगा। और सरफेस पे अगर चार्ज आएगा तो सरफेस से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। क्यों परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि पूरे का पूरा कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी होती है। उस कंडक्टर में कहीं से कहीं पे भी चले जाओ आपका पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर के सरफेस की बात करूं तो उस पे भी पोटेंशियल में कहीं से भी कहीं चले जाओ कोई बदलाव नहीं आएगा।
कंडक्टर का सरफेस ले लो, उसमें भी पोटेंशियल कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप चलोगे सरफेस पे रहते हुए कंडक्टर के, तो कोई पोटेंशियल में बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब कंडक्टर का सरफेस भी कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल हो गया। तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी, क्योंकि आपने चार्ज दे दिया सरफेस के ऊपर, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे चार्ज दे दिया जो इसके आउटर रीजन पे आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी बताओ जरा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस तरफ आएंगी, यहाँ पे इस तरफ आएंगी, यहाँ पे इस तरफ आएंगी, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे सर ये लाइन और ये लाइन तो आपस में जाके आगे जाके क्रॉस नहीं होगी क्या? ना, क्रॉसिंग कभी नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ये थोड़ी टिल्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। बट आप समझिए कि कैसे कैसे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं। कंडक्टिंग सरफेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर बनेगी, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस जो होता है, कंडक्टर सरफेस होता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये अब एक और एग्जांपल जरा देख लीजिए। तो कंडक्टर का तो आई होप आपको समझ आया। अब जरा दूसरे सरफेसेस लेते हैं, ठीक है, जरा दूसरे सरफेसेस लेते हैं। सोचिए मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज ही ले लो ना, कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास, तो इस पॉइंट चार्ज से अगर मैं कोई r1 डिस्टेंस पे कोई इमेजिनरी सरफेस ले लूं, स्फेरिकल सरफेस ले लूं r1 डिस्टेंस पे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे मेरा जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। आप इवन पोटेंशियल निकाल भी सकते हो, r1 डिस्टेंस पे q की वजह से पोटेंशियल आएगा q/4πε0 r1 विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ये पोटेंशियल है। और चाहे आप यहां देखो, चाहे आप यहां पे देखो, चाहे यहां पे देखो, चाहे यहां पे देखो, चाहे यहां पे देखो, चाहे हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके हर पॉइंट पे क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर होंगी, बाहर की तरफ रहेंगी, ठीक है। ऐसे ही आप R2 पे ले लो कोई और सरफेस, ठीक है, R2 पे कोई सरफेस ले लो, तो यहां पे भी क्या रहेगा बताओ जरा, यहां पे भी ये भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेंगी वो परपेंडिकुलर रहेंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, और उससे हम उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आपकी परपेंडिकुलर होंगी। अब चलिए इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसको जरा समझते हैं कि हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनको अगर मुझे दिखाना हो, ठीक है, तो हालांकि मैं 2D में दिखा पाऊंगा आपको, 3D में मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलिए जरा इसको हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को निकालते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे किस तरह के होंगे, उनको जरा देखते हैं 2D में, ठीक है, 2 डायमेंशन में देखेंगे भाई। तो चलिए मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट सेटअप में मैं रेडी हूं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। हमें यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देखना है, तो हम यहां पे सरफेस को तो नहीं देखेंगे क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल लाइंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां पे इस सेटअप में मेरे पास एक कंडक्टिंग रिंग है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास कंडक्टिंग रिंग है और इसी का एक कॉन्टेक्ट पॉइंट हमने बाहर निकाला हुआ है। सिमिलरली हमारे पास बीच में इसके सेंटर पे जो एक्सिस है उस पे हमने एक रोड लगा रखी है और उसका भी कॉन्टेक्ट पॉइंट हमने बाहर निकाला हुआ है। जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट हमने बाहर निकाले हुए हैं, इन पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये हायर पोटेंशियल है, और जो ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ये लोअर पोटेंशियल है। तो हम रफली इसके बीच में 11 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। 11 से 12 थोड़ा बहुत वेरी होता रहेगा वो पोटेंशियल, देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है वो, उसको हम मेजर कर लेंगे। तो 11-12 वोल्ट का हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ये बीच वाला हायर पोटेंशियल होगा, इधर वाला लोअर पोटेंशियल होगा। तो आप जानते हो कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेटअप हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होंगी। ये हायर है, ये लोअर है, तो हायर टू लोअर जो ये आपको रेडियली आउटवर्ड लाइंस जो नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। रिंग तक आप मान के चलिए, बाहर वालों को एक बार इग्नोर कीजिएगा, तो रिंग तक आपकी जो लाइंस हैं वो आपको रेडियली ऐसे आपको नजर आएंगी। दूसरा हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पे एक ऐसे सर्कुलर ग्रिड बना रखी है। तो जो सर्कुलर ग्रिड है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है हर जगह पे। जैसे आप देखोगे, ये अगर मैं लाइंस को देखूं, इस लाइन को अगर आप देखोगे तो इस लाइन पे आपका लाइन रेडियली आउटवर्ड है, और जो ये सर्कल है ये इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये सर्कल जो है ये आपके इक्विपोटेंशियल लाइंस को दिखा रहे हैं। चेक करते हैं कि इनके ऊपर पोटेंशियल सेम है या नहीं है, उसको अपने को देखना होगा। तो चलिए मैं जरा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता हूं। पोटेंशियल को देखने के लिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिससे हम पोटेंशियल को देख पाएंगे। इस वोल्ट मीटर के 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट को हमने लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया और दूसरा पॉइंट मेरे हाथ में है। तो बेसिकली
इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं पोटेंशियल को चेक करूंगा कि डिफरेंट जगह पे इस लोअर पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज है। इस लोअर को आप जीरो भी अज्यूम कर सकते हो, हालांकि आप ये कह नहीं सकते हो कि एब्सोल्यूट जीरो होगा, बट एक मिनट के लिए जीरो अज्यूम कर लो, तो जीरो के रेस्पेक्ट में ये फिर 12 वोल्ट बन जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 का है तो इसको अगर आप जीरो मान रहे हो तो फिर ये 12 बन जाएगा। और फिर डिफरेंट जगह पे हम देखेंगे कि क्या पोटेंशियल है। ऑब्वियसली जितना आप रेडियली आउटवर्ड आओगे आपका पोटेंशियल जो है वो कम होता चला जाएगा। इस पॉइंट पे आपका फिर पोटेंशियल हम जीरो मान रहे हैं और इस पॉइंट पे फिर हम 12 मान रहे हैं। जीरो हालांकि मानना सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप इसको एब्सोल्युटली जीरो नहीं बोल सकते हो, बट क्योंकि आपको डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस के केस में अगर आप इसको 1 लोगे तो ये 13 हो जाएगा, 2 लोगे तो 14 हो जाएगा अगर 12 वोल्ट का डिफरेंस है तो अगर आप 0 लोगे तो 12 बन जाएगा ये, ठीक बात है। और वोल्ट मीटर का एक प्रोब यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरे प्रोब से हम वोल्टेज डिफरेंस को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको ऑन करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीडिंग में करीबन 11.7 वोल्ट या करीबन 11.8 वोल्ट के अराउंड है, 12 वोल्ट हो गया रफली, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन रहता है। अभी 12 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब जरा मैं चेक भी करा देता हूं कि वोल्ट मीटर क्या दिखा रहा है। तो वोल्ट मीटर का एक एंड तो यहीं पे है, तो अगर मैं दूसरा एंड यहीं पे लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर 0 वोल्ट को रीड करेगा। आप देख सकते हो कि रफली 0 वोल्ट ही दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा एंड अगर मैं इसके ऊपर कनेक्ट करूंगा तो ये आपका 12.33 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो 12.33 वोल्ट के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस है अंदर वाला पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से रेडियली आउटवर्ड चलूंगा, ठीक है, इस पॉइंट से। यहां पे आप देखिए पोटेंशियल कितना है, यहां पे पोटेंशियल करीबन 9 वोल्ट है और जितना मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं पोटेंशियल मेरा क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। रेडियली आउटवर्ड जा रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम रेट से पोटेंशियल कम होता जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, अगर मैं ये प्रोब को यहां पे कनेक्ट करूं, इस पॉइंट पे देखूं तो यहां पे आप अगर रफली पोटेंशियल देखें तो कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, 2.34 के अराउंड पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इस सर्कुलर रिंग पे ही रहता हूं और यहां पे देखता हूं। अब यहां पे 2.4 वोल्ट है। अब ऐसे ही अगर मैं इधर देखूं तो यहां पे जो वोल्ट है ये 2.3 2.4 के अराउंड है, ठीक है। ऐसे ही फिर थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, यहां पे अगर मैं देखूं तो 2.4 वोल्ट है, यहां पे अगर मैं देखूं तो अगेन 2.4 वोल्ट है। तो इसका मतलब इस रिंग के ऊपर मतलब इस सर्कल के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसीलिए इसको हमने इक्वी पोटेंशियल लाइन बोल दिया है यहाँ पे, क्योंकि आप 2D में देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए यहां पे देखूं, चलिए थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा नजदीक चलते हैं। सोचिए यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे जो मेरा पोटेंशियल है वो 4.2 के अराउंड है, ठीक है। अब इस सर्कल पे रहते हैं और यहां पे चेक करते हैं, यहां पे पोटेंशियल अगेन 4.1 वोल्ट के अराउंड है, 4.1 वोल्ट उतना ही है रफली, ठीक है। थोड़ा बड़ा ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है ना ये भी मैटर करता है कि कहां पे टच हो रहा है ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आपका ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगेन 4.1 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है पूरी इक्वी पोटेंशियल लाइन को दिखा रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे यहां पे इक्वी पोटेंशियल लाइन सेटअप हो रही हैं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको आपको सोचना चाहिए, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है जरा देखिए। अगर मैं इस प्रोब को यहां पे लगाऊं आउटसाइड, ठीक है, तो यहां पे 1.16 वोल्ट दिखा रहे हैं, जबकि इसके ऊपर अगर मैं देखूं इस रिंग के ऊपर तो यहां पे रफली ये 0 वोल्ट है ना, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इससे बाहर जाता हूं आउटवर्ड तब भी ये पोटेंशियल को दिखा रहा है और पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे देखो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट हो गया है, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट है, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरा 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये भी आपका एक इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गई है। सवाल यहां पे ये है कि बाहर की तरफ क्यों पोटेंशियल दिखा रहा है ये। अब जरा इसके ऊपर जरा सोचिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन तब तक आप जरा दिमाग लगाओ कि बाहर की तरफ क्यों पोटेंशियल दिखा रहा है। अंदर तो समझ आता है, ठीक है, और हमने ये देखा कि कैसे लाइंस के साथ हमारा पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होता है। अब एक काम करते हैं, इसके दूसरे सेटअप में चलते हैं। ऐसा ही हमने एक और सेटअप बना रखा है जिसमें हमने रिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए उसमें भी जरा इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना मतलब इक्वी पोटेंशियल जो लाइंस होंगी वो कैसे बनेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सेटअप रेडी है। इसमें हमने 2 कंडक्टिंग रोड का इस्तेमाल किया है।
आप 3D में इसको एक प्लेन की तरह भी ले सकते हो, बट क्योंकि ये 3D का एक्सपेरिमेंट नहीं है, 2D में ही देख रहे हो आप, तो रोड भी आप ले सकते हो। यहाँ पे 2 कंडक्टिंग रोड है और उनको हमने कंडक्टर से बाहर निकाला हुआ है और हमने प्रोब कनेक्ट की हुई है दोनों तरफ। अगेन इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। इस बार हम पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा कम अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं जरा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ और वोल्ट मीटर से अगेन हम इक्वी पोटेंशियल लाइंस को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो ग्रिड बनाई है इस बार वो सिंपल जो ग्राफ पेपर वाला होता है ना, बिल्कुल वैसी ग्रिड है। आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप जरा देखिए, अगर नहीं समझे हो तो जरा देखिए। सबसे पहले वोल्टेज को देख लेते हैं, करीबन 8 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट है। मैं एक बार यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे तो 0 वोल्ट दिखाएगा ये, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना है, ये 8.18 वोल्ट है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो लाइंस जो है वो रेट ऐसे बाहर की तरफ गई होंगी, इस तरफ लाइंस आपकी गई होंगी अगर मैं इनके अंदर की बात करूं तो, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि लाइंस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रही है, और उनके परपेंडिकुलर जो ये लाइन है ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस है। लेकिन आउटर जोन में मत देखिए आप, केवल इसके अंदर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। अंदर वाले हिस्से में जो वर्टिकल लाइन है ना, ये आपकी इक्वी पोटेंशियल लाइन बनेगी। बाहर जैसे जैसे बाहर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ये लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। सबसे पहले मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं कहीं पे समवेयर पोटेंशियल देखता हूं, तो इस जगह पे पोटेंशियल देखिए कितना है, 6.5 के अराउंड है। अब मैं नीचे आ जाता हूं, जरा देखिए, इसी लाइन पे हूं मैं, 6.5 ही है। इसी लाइन पे रहते हुए यहां पे आ गया हूं, 1 मिनट, हाँ जी, यहां पे भी 6.5 है। इसी लाइन पे रहते हुए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी आपका ऑलमोस्ट 6.5 है, ठीक है। आ जाओ ऐसे ही नीचे इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे जब आप आते हो तो पोटेंशियल आपका देखो 6.1 हो गया। इसका मतलब है यहाँ तक आपका वही वोल्ट है, 6.5 ही है, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा इधर अगर मांगूँ तो यहाँ पे 6.45, या एक बार देखता हूँ कहीं वोल्टेज कम तो नहीं होगी, 8.3 वोल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो है 6.4 वोल्ट के अराउंड है। जितना आप इधर जा रहे हो आपका जो आप देख सकते हो वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रह रही है, ठीक है। अब लेकिन जितना आप बाहर की तरफ जाओगे ना, उतना आपकी जो वोल्टेज है इस लाइन के ऊपर वो कम होती चली जाएगी, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये इसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें तो इक्वी पोटेंशियल की तरह काम कर रही है, बाहर वाले हिस्से में नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ के रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी ग्रिड को पकड़ूं, जैसे कि यहां पे ये ग्रिड को देखता हूं, इस ग्रिड पे देखिए 4.3 वोल्ट है, ये 4.4 बोल दो या 4.3 बोल दो। जैसे ही मैं इस तरफ आ रहा हूं मेरी वोल्टेज बढ़ रही है, आप देख सकते हो 5.48, और थोड़ा इस तरफ आ रहा हूं यहाँ पे 6.61, और थोड़ा इधर आ रहा हूं यहाँ पे 7.76। तो इसका मतलब इस तरफ जो है वो मेरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ है, और उसके परपेंडिकुलर जो है ये हमारा इक्वी पोटेंशियल लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 4.4 है, और जैसे मैं इधर आऊंगा यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी 4.4 है। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा वो भी आपका 4.4 या थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है। वो फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहा है बिकॉज पीछे की सप्लाई भी तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है ना, इसलिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है वो आपकी जो है, मतलब ये वाली जो मेरी तरफ जो लाइंस हैं ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है, और ये जो लाइंस हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। लेकिन ये अंदर वाले जोन में, बाहर वाले जोन में ऐसा नहीं होगा। बाहर वाले जोन में फ्रिंजिंग इफेक्ट आ जाएगा। ये जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है ये क्या है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप इक्वी पोटेंशियल लाइंस का मतलब समझिए कि वो हम कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी के लिए हम वापस बोर्ड पे चलते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये इक्वी पोटेंशियल लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो है वो समझ आया। तो वापस चलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, आई होप आपको समझ आया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे हम बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऑलवेज उनके परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, और देखते हैं कि उनकी वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इन्फिनिटी को हम जीरो क्यों नहीं मान सकते, इन्फिनिटी को हम रेफरेंस क्यों नहीं ले सकते। तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है और वो है लाइन चार्ज। सोचिए मेरे पास कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। जरा देखिए, ये मेरे पास आई कैप है, ये मेरे पास जे कैप है, और ये मेरे पास के कैप है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे इनफाइनाइट लाइन ले लेता हूं, इनफाइनाइट लेंथ लाइन ले लेता हूं। तो ये इसकी लेंथ मेरी इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसके ऊपर सोचिए कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा कूलम पर मीटर।
लैम्डा कूलम पर मीटर जो है वो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, जेड एक्सिस पे ये लाइन ओरिएंटेड है। अब मुझे क्या बताना है, सोचिए ये मेरा कोई पॉइंट है P, ठीक है, मैं इंफिनिटी से P पॉइंट पे आ रहा हूं, मुझे बताना है चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो ये अब कैसे निकालें जरा देखिए, हम जानते हैं कि dv इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ जरा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लाइन चार्ज की वजह से पता है भाई रेडियली आउटवर्ड होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r मतलब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो आप, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, वो बनेगी r, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r कैप, r कैप डायरेक्शन यहां पे ये होती है भाई, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल में जो एक्सिस होती है वहां से रेडियली आउटवर्ड होती है r कैप, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl क्या होता है, dl होता है dr r कैप प्लस r d फाई कैप प्लस dz z कैप, ये होता है। तो यहां से अगर मैं e डॉट dl निकालूंगा तो e डॉट dl की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, केवल r कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा बस, ये भी r कैप है ये भी r कैप है, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr, सही है जी, ये बन जाएगा। और माइनस यहां पे लगा देता हूं, माइनस लगा दिया, ये बन गया मेरा dv। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो बन जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dr अपॉन r, ये आ जाएगा। और r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, इंफिनिटी से, सोचिए कोई r नोट तक आ रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट की, r नोट बोल दो इसको, या rp बोल दो, एक ही बात है, इसको चलो rp ले लेता हूं, rp, r इंफिनिटी से rp पे आ रहा हूं। तो इंफिनिटी पे मेरा पोटेंशियल मान लीजिए v इंफिनिटी होगा, और यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो आप मान लीजिए v rp होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये बनेगा पोटेंशियल एट rp माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं दोस्तों तो बनेगी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे बनेगा ln r, और लिमिट फिर आप ये पुट करोगे। तो अब यहां पे लिमिट पुट करके देखो, आप परेशान हो जाओगे, आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये बन जाएगा v rp माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना, तो rp अपॉन इंफिनिटी बनेगा, और ये माइनस को अगर आप हटा दोगे तो ln इंफिनिटी अपॉन rp ये बनेगा। तो ये तो इंफिनिटी है यार, ये तो इंफिनिटी आ गया आंसर। तो इसका मतलब अगर आप इंफिनिटी से rp पे आ रहे हो तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो इनफाइनाइट का आएगा। अब आप यहां पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो नहीं ले सकते हो, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसको जीरो नहीं ले पाओगे दोस्तों, ठीक है। यहां पे ये गड़बड़ है, आप इंफिनिटी को रेफरेंस नहीं मान सकते हो, क्योंकि जब भी आप इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में आप इसको सोल्व करते हो तो आप इसको सोल्व कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो निकाल सकते हो। देखिए ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है मान लीजिए Q, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं RP से सोचिए RQ तक जा रहा हूं, ये पॉइंट मेरा मान लीजिए Q पॉइंट है यहां पे, तो मैं RP से और RQ तक जा रहा हूं। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, ऐसे जा रहे हो P पॉइंट से Q पॉइंट पे, RP से RQ तक जा रहे हो। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वो बहुत आसान है भाई, सेम यही रिलेशन रहेगी, और यहां पे आप बस ये चेंज कर दो जरा, देखिए यहां पे ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा, जरा देखिए मैं RP से RQ तक जा रहा हूं, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एट RP माइनस पोटेंशियल एट ये फाइनल पोटेंशियल बन जाएगा RQ। तो RP से RQ ये बन जाएगा, तो यहां पे अगर आप देखोगे ये बन जाएगा पोटेंशियल एट RQ माइनस पोटेंशियल एट RP, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RP बाय RQ। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके पास आ जाएगा, बट अगर एक पॉइंट आपका इंफिनिटी पे हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नहीं निकाल पाओगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर आपका प्लस माइनस इनफाइनाइट जो भी जो है वो
बनेगा, या तो प्लस इनफाइनाइट बनेगा माइनस इनफाइनाइट बनेगा, अगर आपने एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले लिया तो ऐसे केस में आपको अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो रेफरेंस क्या ले? फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इंफिनिटी पे आप ऑलवेज जीरो पोटेंशियल मान सकते थे, अब आप यहां पे नहीं मानोगे, इंफिनिटी पे आपका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है? इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में आप निकाल ही नहीं पाओगे, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी आप इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप नो डिफाइन आंसर आएगा, ठीक है? हर केस में इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आंसर आएगा, तो बात बनेगी नहीं, निकाल नहीं पाओगे। तो फिर ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल दिया जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे मान लीजिए मेरा 10 वोल्ट है, तो आप बताओ इसके रेस्पेक्ट में फिर इस पॉइंट पे क्या होगा, वो आप निकाल सकते हो। तो जब भी आपका इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आपको रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस वोल्टेज क्या है और कौन से पॉइंट पे है, उसके रेस्पेक्ट में फिर बाकी जितने भी पॉइंट्स है सबको आप निकाल लोगे, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जरा देखिए, मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो यही लाइन चार्ज का ये एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है? इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले लेता हूं, मेरे पास कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, जेड एक्सिस पे है भाई ये, ठीक है? ये आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप है और ये के कैप डायरेक्शन पे हमने लाइन चार्ज रख दी और इनफाइनाइट लेंथ है। अब जरा देखिए, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपको दे रखा है 5 कूलम पर मीटर या 5 माइक्रो कूलम पर मीटर ले लो, ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। आपको ये दे रखा है कि यहां पे कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 1, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट, मान लीजिए ऐसे दे दिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, आपको बताना है Q पॉइंट पे पोटेंशियल, और Q पॉइंट कहां पे है? Q पॉइंट है सोचिए 2, 3, 4, यहां पे मेरा Q पॉइंट है, आपको बताना है इस P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल दे दिया जाए तो Q पॉइंट पे क्या पोटेंशियल आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो दोस्तों। कैसे करोगे जरा देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये पॉइंट क्या बनेगा? देखो, आप z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी और z की वैल्यू क्या आएगी? जो इस P पॉइंट की हाइट है z में उतनी ही तो यहां पे आएगी हाइट। भाई आप खुद सोचिए, P पॉइंट जो है वो समवेयर यहां पे, जितनी हाइट P पॉइंट की होगी जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उतनी तो हाइट निकल के आएगी ना। तो इसका मतलब है इसका जो z कोऑर्डिनेट है और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा, तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये पॉइंट आएगा। सिमिलरली जब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर होगा, यहां पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0,0,4। तो अब आप ये काम कर सकते हो, आरपी की वैल्यू निकाल सकते हो। आरपी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √5, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, √5। और यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये बनेगा √2 - 0 का स्क्वायर 4, 3 - 0 का स्क्वायर 9, तो √13 ये बन जाएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है भाई, ये मैंने थोड़ा नजदीक दिखा दिया, थोड़ा दूर दिखाना चाहिए था, ठीक है? एनीवे, उससे खैर क्या फर्क पड़ता है, वो तो ये लेंथ पे मत जाना भाई, ये लेंथ असल में √13 है, बट ये दिख रही है छोटी, तो बस मेरे पॉइंट को दिखाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो मुझे दूर दिखाना चाहिए था पॉइंट। एनीवे, तो मेरे पास ये इनिशियल है, ये मेरी फाइनल है, RQ आ गई। अब जरा देखिए, अब अगर मैं dV को लिखूंगा तो बनेगा -λ/2πε0 1/r/dr, ये तो बनेगा भाई, और इंटीग्रेट करना है, मैं P पॉइंट से Q पॉइंट पे आ रहा हूं, और P पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो है मेरी √5 और Q पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो है √13। सही है भाई? तो अब जरा देखिए, अब ये बनेगा VQ - VP इज इक्वल टू -λ/2πε0, लैम्डा की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 और 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है 9 × 10⁻9, तो 1/2πε0 की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁻9 × 2, ये हो जाएगी 1/2πε0 की वैल्यू। सही है जी? और लैम्डा की वैल्यू आपको ये दे रखी है। अच्छा, यहां पे आ गया ln/r, तो ln/r में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ln √13/√5 आएगा, लेकिन ये माइनस है, इसको मैं प्लस कर देता हूं तो ये बन जाएगा √5/13। एक बार देख लो भाई, ये बन जाएगा, ठीक है? तो अब Vp की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, Vp का पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो VQ - 10, ये आपको दे रखा है ना, P पॉइंट का पोटेंशियल आपको दे रखा है, Q का पूछा है, तो तब आपका इजीली आ जाएगा। इसको रेफरेंस की तरह ले लो, 10 वोल्ट मेरा रेफरेंस वोल्ट हो गया,
रेफरेंस जीरो नहीं होता। कई बार आप ये सोचते हो रेफरेंस का मतलब जीरो होता है। भैया रेफरेंस तो आपकी मर्जी है, किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो आप, ठीक है। तो मैं 10 वोल्ट को यहां पे रेफरेंस मान रहा हूं और इसके रेस्पेक्ट में दूसरे को निकाल रहा हूं। तो VQ जो है वो आपका P के रेस्पेक्ट में कुछ इस तरह का होगा और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो बन जाएगी 1090, ठीक है, इंटू 10⁻³ ln √5/13। एक बार चेक कर लो भाई, और इस -10 को इधर लेके +10 लिख दो। इतना वोल्ट जो है ये मेरे पास आ गया है। अब देख लो ये प्लस है कि माइनस है, ठीक है। वैसे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो 10 से तो छोटा ही आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि 10 वाला पॉइंट ज्यादा नजदीक है लाइन चार्ज के और ये थोड़ा ज्यादा दूर है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें बदलाव जो होगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब जो Q पॉइंट का पोटेंशियल आएगा वो P से छोटा आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कभी भी इंफिनिटी को रेफरेंस नहीं मानना है। आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा पॉइंट जो है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है और वहां का पोटेंशियल क्या है, ये आपको डिफाइन करना होगा दोस्तों, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे प्रॉब्लम को, ठीक है। ऐसे और भी सिचुएशन आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इनफाइनाइट सीट ले लूं, स्फेरिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे वो फाइनाइट चार्ज था उनके ऊपर, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बट अब आपका जो ये जो दूसरे केसेस हैं उनमें दिक्कत आ रही है। जैसे इनफाइनाइट सरफेस अगर मैं ले लेता हूं, कोई सीट ले लेता हूं, सोचिए जिसके ऊपर जिसकी लेंथ जो है वो डायमेंशन जो है इनफाइनाइट है हर तरफ, और सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इससे कोई भी z हाइट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। z कैप आप सब लोग जानते हो भाई, ठीक है। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहां पे इस पॉइंट पे, बल्कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और z पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो अब अगर मान लीजिए मैं इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालूं, ठीक है। सोचिए इन्फिनिटी पे मैं 0 मान लेता हूं, 1 मिनट के लिए इन्फिनिटी पॉइंट पे मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं। एक बार मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे 0 वोल्ट है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इन्फिनिटी से मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूं, इन्फिनिटी से मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, मुझे बताना चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालोगे दोस्तों? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू -σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये z कैप की तरफ है तो E.dl का dz ही बनेगा। ये सही बात है भाई, क्योंकि ये z कैप की तरफ है ना, तो dl के अंदर जो z कंपोनेंट होगा केवल इसी के साथ तो डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो इसको इस तरह से लिखोगे और इंटीग्रेट करोगे। अब z कंपोनेंट इन्फिनिटी पे कितना है? इन्फिनिटी पे जब इस पॉइंट का जो इनफाइनाइट डिस्टेंस अभी है उसका z कंपोनेंट भी इनफाइनाइट ही होगा। से लेके यहां पे आ रहे हो इस P पॉइंट पे, और P पॉइंट जो है ये कितना हाइट ऊपर है? ये ZP हाइट ऊपर है। तो इन्फिनिटी से ZP तक आ रहे हो और पोटेंशियल इन्फिनिटी पे आपने मान लीजिए 0 मान लिया, इन्फिनिटी पे आपने 0 मान लिया और P पॉइंट पे पोटेंशियल आपका VP है, तो VP -0। सोचो कि कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम इन्फिनिटी पे 0 ले रहे हैं, तो ले लो ना 0, पूरा देखते हैं क्या बनेगा। तो VP -0 इज इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट, विद माइनस बाहर आ गया, और ये बनेगा ZP माइनस इनफाइनाइट। तो ZP माइनस इनफाइनाइट करोगे तो माइनस इनफाइनाइट ही आएगा, और एक माइनस यहां पे, तो अल्टीमेटली इनफाइनाइट आंसर आ गया। तो इसका मतलब है अगर आपने इन्फिनिटी पे रेफरेंस ले लिया और रेफरेंस को 0 वोल्ट अगर आप लेके चल रहे हो, तो फिर आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप निकालोगे जो कि फाइनाइट लेंथ अभी है, वो हर पॉइंट पे आपको इनफाइनाइट आंसर ही देगा। आप इस तरह से कैलकुलेट कर नहीं पाओगे एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना होगा? आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहां पे इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से समझिए। तो ऐसे केस में आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मानना होगा और उस रेफरेंस की वैल्यू देनी होगी। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है रेफरेंस की तो बाय डिफॉल्ट आप 0 वोल्ट ले लो, अदरवाइज आपको उस पॉइंट की रेफरेंस देना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई यहां पे मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है, Q पॉइंट है, और वो पॉइंट है 2, 4, 10, ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है आपका 5 वोल्ट। इसका मतलब ये रेफरेंस दे दिया आपको, इस पॉइंट पे हमने, अब हमें रेफरेंस मिल गया, इसके रेस्पेक्ट में अब अपने को ये पॉइंट की वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको देखे 1, 2, 1। अब आप कर सकते हो, अब आप जो है वो कर सकते हो। अगर आप Q पे जिस पॉइंट से आप पे आपको रेफरेंस दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में फिर आप यहां की पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो अब आप VP को बता पाओगे, कैसे बताओगे? अगेन सेम यहां पे ये लगेगा dV इज इक्वल टू -σ/2 एप्सिलॉन नॉट
dz, और z कहां से कहां तक बदल रहा है? z देखो ये 10 से आप कहां पे आ रहे हो 1 पे, क्योंकि केवल z कंपोनेंट देखेंगे भाई, dz है ना, तो z आपका क्या है, x और y पे इंडिपेंडेंट रहेगा पोटेंशियल, x और y के साथ नहीं बदलता, ठीक है। अगर z आपका कांस्टेंट कर दोगे, इनफाइनाइट सीट है यहां पे, सोचिए आप क्या कर रहे हो, आप z को तो बदल ही नहीं रहे हो, x और y में चल रहे हो, तो xy प्लेन में चलोगे तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि z में तो कोई बदलाव हुआ नहीं ना, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो वो आप, इसका मतलब इनफाइनाइट सरफेस के ऊपर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई ऐसा चार्ज है जो इनफाइनाइट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके पैरेलल जो प्लेन होंगी वो इक्विपोटेंशियल प्लेन बनेगी, ठीक है, वो इक्विपोटेंशियल प्लेन बनेगी, उसके पैरेलल जो भी प्लेन बनेगी वो सारी की सारी इक्विपोटेंशियल प्लेन बनेगी, क्योंकि उनके पैरेलल जो भी प्लेन होगी उस प्लेन पे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो पोटेंशियल में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उस प्लेन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल ही, आपका जो z कंपोनेंट है वो तो बदल ही नहीं रहा, dz जो है वो आपका चेंज हो ही नहीं रहा, तो चेंज इन पोटेंशियल आपका जीरो होगा उस प्लेन के ऊपर चलोगे तो। कौन सी प्लेन पे? जो प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पैरेलल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो खैर वापस आते हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि भाई सिग्मा अपन 2 पाई एप्सिलॉन dz हो गया, और z देखो कहां से कहां तक बदल रहा है, 10 से और कहां तक आ रहा है, 1 पे आ रहा है, और पोटेंशियल क्या है बताओ, जब z की वैल्यू 10 थी तो पोटेंशियल था मेरा 5, और z की वैल्यू जब 1 है तो पोटेंशियल आपसे पूछा है। तो अब आप यहां पे सोल्व कर सकते हो, vp माइनस 10 इज इक्वल टू, 10 है या 5 है, vp माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 तो माइनस 9, ये आ जाएगा। तो यहां से आप vp की वैल्यू निकाल सकते हो, तो vp की वैल्यू आएगी 5 प्लस 9 एप्सिलॉन डिवाइड 9 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा मेरे पास vp, p पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो p पॉइंट का पोटेंशियल है ये विद रिस्पेक्ट टू 5 वोल्ट है, अगर यहां पे 5 वोल्ट है तो फिर यहां पे जो है वो ये वोल्ट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम रेफरेंस को यहां पे डिफाइन करेंगे जब आपके पास इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन्फिनिटी पे आप रेफरेंस नहीं मानोगे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि रेफरेंस एक तो बंदों को डाउट होता है, रेफरेंस बोलते ही वो क्या बोलते हैं, जीरो। भैया जो पॉइंट है उसकी अगर वोल्टेज दे रखी है तो फिर वही वोल्टेज मेरी रेफरेंस है, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर रेफरेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है फिर आप जीरो मानोगे। भाई कोई बोलेगा कि भाई ये कोई पॉइंट है और इसको रेफरेंस लेना है, और रेफरेंस पॉइंट की वोल्टेज तो दी नहीं, तो फिर आप इसको बाय डिफॉल्ट जीरो ले लो। अगर इसकी वोल्टेज दे दी है 5 वोल्ट तो फिर इसका मतलब रेफरेंस वोल्टेज मेरी 5 वोल्ट है, यही मेरी रेफरेंस वोल्टेज बन जाएगी। इस पॉइंट को समझो भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे हम पोटेंशियल को निकालेंगे किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।